सभी को नमस्कार। कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित कमोडिटी का आजादी महोत्सव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना व्यक्त करते हैं। साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व कमोडिटी का आजादी महोत्सव वेबिनार में पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी, तकनीकी विश्लेषक मनीष राठी कमोडिटी बाजार पर अपना खास व्यू रखेंगे। मैं सभी स्पीकर्स का अभिनंदन करता हूं। इस वेबिनार को मोलतोल के फेस पेज पर भी इस समय लाइव देखा जा सकता है और जब वेबिनार पूरी हो जाएगी तो इसके वीडियो को हम YouTube पर भी पोस्ट करेंगे। कमोडिटी का आजादी महोत्सव में सबसे पहले मनोज जैन जी से बात होगी कि आपकी पहली कमोडिटी कौन सी है जिस पर निवेशक दांव लगा सकते हैं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपको और मोलतोल के सारे व्यूअर्स को आजादी के इस 75 वर्ष आवाज तो फुल है, अभी आ रही है? हाँ हाँ जी जी, अभी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है, अभी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। कमल जी, मुझे लगता है उनका पॉज हो गया है, वीडियो पॉज। हाँ, कुछ तकनीकी दिखा रहा है कि इंटरनेट सबसे पहले तो में कमल जी आपको और मोलतोल के सारे व्यूअर्स को थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने पॉज हो जाए। नहीं सर, या आप 2 मिनट ही कर लीजिए, जब तक पहले हम व्यू दिनेश जी का और मनीष जी का ले लेते हैं। आवाज आ रही ना? जी, ऐसे कर लें। हाँ जी, दिनेश जी, आपने किस कमोडिटी को सबसे पहली कमोडिटी में आज चुना है? वो एग्री सेक्टर से है या नॉन एग्री सेक्टर से? किस कमोडिटी के लिए आप राय देंगे निवेशकों को? नमस्कार कमल जी, और सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देश के 75th इंडिपेंडेंस डे की अग्रिम शुभकामनाएं सभी के लिए। मैं जो कमोडिटी आज बताने जा रहा हूँ, मैं पिछले कुछ 8 से 10 दिनों में देख रहा हूँ कि मसालों में काफी मूवमेंट आई है, और एक मोमेंटम के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि चीजें जो अंडर वैल्यूड है उसमें निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए और एक अच्छा स्तर मिलेगा जहां पर हम निवेश करते हैं। तो मेरी सबसे पहली जो कमोडिटी है वो एग्री कमोडिटी है, धनिया। मुझे लगता है धनिया ने एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया है। ऊपर में ये 7400-7500 जाता है और नीचे में ये 6600-6500 जाता है। पिछले 10 से 15 दिनों में इसमें वॉल्यूम थोड़ा इजाफा हुआ है, 22 से 2300 टन, कभी कभी 4000 टन का भी इसमें व्यापार हो रहा है और एक ग्रीन शूट मुझे इसमें नजर आ रहा है। तो मैं जो भी निवेशक यहाँ जुड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि धनिये में आने वाले 2 मंथ के लिए अगर 7250 के आसपास का स्तर आपको मिलता है तो आप इसमें निश्चित रूप से निवेश करें। मुझे मिनिमम अपसाइड इसमें 8200 लगता है और सेकंड टारगेट मेरा 8900 का है। इसमें 6600 के नीचे मुझे जाता हुआ नजर नहीं आता है। तो मतलब 600 की रिस्क में 1000 से 1900 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने मिल सकता है। 7250 के स्तर पर खरीद करें। 8200, 8900 इसके 2 टारगेट है। 6600 के नीचे मुझे जाता हुआ ये नजर नहीं आता है। जी धन्यवाद कमल जी। मनीष जी, आपने निवेशकों के लिए पहली कमोडिटी किसे चुना है जहां ट्रेडर्स दांव लगा सकते हैं? नमस्कार कमल जी, और मोलतोल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरी पहली कमोडिटी है वो एग्री कमोडिटी है और इस समय का एनसीडीएक्स के अंदर हॉट फेवरेट स्क्रिप्ट बना हुआ है। गवार सीड की बात कर रहे हैं अपने, जिसने अभी पिछले लगभग 2.5 से 3 साल के हाई 5018 के ऊपर कल निकला है और उसी के ऊपर ये क्लोज देने में कामयाब हो गया है।
तो मेरा ये मानना है किसी भी अच्छी डिप पे अगर ये 49.49 के बीच में अगर मिलता है अपने को गवार सीड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो 4800 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें निवेश किया जा सकता है, और जो इसका टारगेट है वो लगभग 53-5400 रुपए का रहेगा। जी, यानी गमार सीड को आपने अपनी पहली कमोडिटी चुना कि जिसमें अभी आने वाले दिनों में और थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। जी कमल जी। दिनेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी दूसरी कमोडिटी कौन सी है जिसमें आप निवेश करने की सलाह देंगे। जी कमल जी, मेरी दूसरी कमोडिटी भी एग्री सेक्टर से ही रिलेटेड है। आप अगर देखते हो तो पिछले 8 से 10 दिनों में इसमें एक अलग सा वॉल्यूम स्पर्ट आया है और सारी एग्री कमोडिटीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। मेरा सेकंड कमोडिटी है रिफाइंड सोया ऑयल, जो कि मेरा सबसे फेवरेट कमोडिटी है। मुझे लगता है कहीं ये 1393 से 1405 की रेंज में कहीं मिलता है सितंबर वायदा आपको, तो इसे 2 महीने की अवधि के लिए आप खरीद करके रख सकते हो। अपसाइड मुझे कम से कम इसमें 1570 रुपए का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, और नीचे में मुझे लगता है जो 1315 का रिसेंट लो इसने बनाया है वो ब्रेक नहीं कर सकता है। टारगेट एक थोड़ा पोजिशनल टारगेट है, 2 मंथ का व्यू अगर लेके चलो, मिनिमम क्वांटिटी में व्यापार करो, तो दिवाली से पहले पहले आपकी दिवाली सुखद और शांति में हो सकती है और उत्साहजनक भी हो सकती है। तो दर्शकों से मेरा निवेदन है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1393 1405 ये बड़ी जो रेंज है 13 रुपए की, या निश्चित रूप से खरीद करें। 1570 का लक्ष्य दिवाली से पहले पहले, और स्टॉप लॉस 1315 के नीचे का सोच करके। धन्यवाद जी दिनेश जी, एक आपसे अनुरोध है कि क्योंकि जो दोनों कमोडिटी के बारे में आपने कहा, उन दोनों कमोडिटी पे एक संक्षेप में फिर से अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में उनके टारगेट और निवेश की बात कह दें, तो मेरे ख्याल से लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दिनेश जी की 2 कमोडिटी कौन सी है। बिल्कुल कमल जी, मेरा तो फंडा ही है कि इफ यू वांट टू हेल्प समवन मेक थिंग्स सिंपल, तो मैं एकदम सिंपल शब्दों में कहूंगा, बाय धनिया अराउंड 7250, स्टॉप लॉस बिलो 6600, टारगेट 8200 एंड 8900। मेरी सेकंड कमोडिटी रिफाइंड सोया, बाय रिफाइंड सोया सितंबर इन द रेंज ऑफ 1393 to 1405, पोजिशनल टारगेट 1570, स्टॉप लॉस बिलो 1315। जी धन्यवाद दिनेश जी। और जिन भी व्यक्तियों को अपने प्रश्न पूछने किसी कमोडिटी के बारे में, वो अपने प्रश्न हमें चैट बॉक्स में पोस्ट करें, और जो टेक्निकल एनालिस्ट है वे उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं पहले मनीष जी से बात कर लूं कि एक बार मनीष जी, आपकी जो सेकंड कमोडिटी है वो कौन सी रहेगी आपकी। जी कमल जी, मेरी जो दूसरी कमोडिटी है वो भी एग्री सेक्टर के अंदर है। कल इसने बहुत अच्छा क्लोज दिया है। अपने बात कर रहे हैं कोपुर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की। अगर अपने क्लोजिंग की बात करें तो कल इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट हाई जो इसका था प्रीवियस 3150 रुपए, उसके ऊपर क्लोज दिया है। हालांकि लास्ट के कुछ मिनट में ये तेजी आई है, तो जो इसकी क्लियरिंग आई है वो थोड़ी सी नीचे आई है। मेरा ये मानना है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट कोपुर अगर 3000 के आसपास कहीं सितंबर कोकुड़ अगर 3100 के आसपास अपने को मिलता है, 3100 3120, तो वहां लिया जा सकता है। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 3050 का रहेगा, और जो इसके टारगेट रहेंगे वो लगभग 3350 रुपए के आसपास के रहेंगे। 3400 के ऊपर बंद अगर कोकुड़ सितंबर वायदा होता है, तो फिर इसके ऊपर के सारे रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है ये पॉसिबल है कि 3600 3700 भी चला जाए। जी कमल जी। जी मनीष जी, आपकी पहली कमोडिटी है गंवार और दूसरी है कॉटन सीड ऑयल केक। इनके संक्षेप में बिल्कुल टारगेट और स्टॉप लॉस प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए दोनों के। ग्वार की बात करें कमल जी, तो इसका स्टॉप लॉस 4800 है। बंद भाव ये 5000 के आसपास हुआ है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी डिप पे ले सकते हैं 4900 4950 रुपए के आसपास। 4800 के नीचे का स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो लगभग 53-5400 के। और वही बात कोकुड़ की करें तो 3100 3150 के आसपास लिया जा सकता है, और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3050 का, और जो इसके टारगेट रहेंगे वो 3350 के। जी धन्यवाद मनीष जी। मनोज जी, आपकी पहली कमोडिटी कौन सी होगी जिस पर एक निवेशक को आप राय देंगे निवेश करने के लिए। नमस्कार कमल जी, कमोडिटी की बात करने के पहले मैं 2 मिनट और लूंगा कि
गत जो सप्ताह था हमने इंटरनेशनल मार्केट में भारी उठापटक देखी। पिछले शुक्रवार को जब यूएस के जो जॉब के नंबर्स आए थे वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे। उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में अप्रत्याशित बढ़त देखी थी, क्योंकि जानकारों का मानना था कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो समय से पहले बॉन्ड टेपरिंग जो है शुरू कर सकता है, ब्याज दरों में फिर एक बार बढ़ोतरी वहां से देखने को मिल सकती है। तो एक घबराहटपूर्ण बिकवाली जो है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिली थी। भारतीय बाजारों में भी थोड़े से सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुए थे। लेकिन अभी जो ये सप्ताह में जो यूएस के नंबर्स आए, स्पेशली पीपीआई और कोर पीपीआई के जो नंबर्स आए हैं, उसके बाद फिर एक बार ये धारणा बनती हुई दिख रही है कि शायद यूएस की तरफ से जो बॉन्ड का टेपरिंग है वो जल्दी देखने को नहीं मिलेगा और ग्लोबल मार्केट फिर एक बार स्टेबल होते हुए दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स में भी 4 महीने के उच्च स्तर से फिर एक बार करेक्शंस देखने को मिले हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट के लिए हेल्दी साइन है। इस सप्ताह में हमने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में जो है प्राइस के ब्रेकआउट अपर साइड पर आते हुए देखे हैं। मेरे कोलीग जो है कुछ कमोडिटीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं सुन नहीं पाया। लेकिन ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ है जिनमें प्राइस ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह में देखा है और काफ़ी अच्छे मूवमेंट जो है ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, शायद चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो। मेरी पहली कमोडिटी गोल्ड होगी। गोल्ड में गत सप्ताह हमने अप्रत्याशित गिरावट देखी थी और वहाँ फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल जो है इंटरनेशनल मार्केट में $1680 के टेस्ट होते हुए देखे थे। वहाँ से एक बार फिर हमने अच्छी अपसाइड मूवमेंट जो है सोने की कीमतों में आते हुए देखी है और सोना कल एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट में $1760 के रेजिस्टेंस को पार करने में सफल हुआ है। भारतीय बाजारों में भी कीमतों में जो है 45,600 तक के जो सपोर्ट्स लेवल है वो हमने इस सप्ताह में टेस्ट होते हुए देखे और वहां से एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि सोने में यहाँ पे मोमेंटम जो है फिर एक बार अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1750 के आसपास यहाँ अच्छे सपोर्ट देखने को मिलेंगे। वहीं भारतीय बाजारों में भी 46,500 46,600 एक स्ट्रॉन्ग रेंज जो है सोने के लिए रहेगी। तो पहली जो पिक रहेगी वो गोल्ड रहेगी। अक्टूबर वायदा में 46,500 से 46,600 की रेंज में बाइंग की रणनीति रहेगी। 46,100 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। मेरा मानना है कि 47,700 47,800 तक के लक्ष्य सोने में फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जी मनोज जी, आपकी अब दूसरी कमोडिटी जो है वो भी क्या नॉन एग्री है या फिर आपने एग्री सेक्टर से चुना है उसे? नहीं, मेरी दूसरी कमोडिटी एग्रीकल्चर सेक्टर से रहेगी कमल जी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम कॉटन के ऊपर काफ़ी समय से स्टोरी करते हुए आए हैं और मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे एक फर्म ट्रेंड जो है इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। और गत सप्ताह मतलब ये जो समाप्त हुआ है सप्ताह शुक्रवार को, हमने आइस फ्यूचर्स में राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट जो है डेली चार्ट पर आते हुए देखा है। 94 सेंट के ऊपर हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे प्राइस का अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ 100 सेंट के ऊपर भी जो है रेट्स आते हुए शॉर्ट टर्म में दिखेंगे और वो ब्रेकआउट हमने कल कीमतों में आइस फ्यूचर्स में आते हुए देखा है। भारतीय बाजारों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एमसीएक्स कॉटन वायदा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है डेली चार्ट पर बना रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले सप्ताह यहाँ पे कॉटन की कीमतों में भी फिर एक बार मजबूती देखने को मिलेगी। तो जो दूसरी कमोडिटी होगी वो कॉटन एमसीएक्स फ्यूचर होगी। यहाँ पे 26,400 के आसपास मेरी बाइंग की रणनीति रहेगी 25,800 के स्टॉप लॉस से और लक्ष्य जो है वो यहाँ 28,000 तक के रख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो एक अच्छी बढ़त जो है कॉटन की कीमतों में यहाँ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी मनोज जी, आपने बहुत सही बात कही और हमने मई में भी 2-3 बार वेबिनार करी थी और हमने एक डिस्कस शो भी आपस में किए थे जिसमें दिनेश जी ने और आपने कॉटन पे बहुत जोर दिया था। तब शायद कॉटन आज के भाव से काफी सस्ता था, अराउंड मुझे जहां तक याद पड़ रहा है 22,000 22,500 के आसपास मिल रहा था, जिसने 28,000 तक का लक्ष्य तय किया। यानी एकदम जिसपे लोगों का ध्यान नहीं था, लोग दूसरी कमोडिटियों को देख रहे थे कि ऑयल सीड में हम पैसा कमाएं, लेकिन पता लगा कि कॉटन जो है एक तुरप का पत्ता निकला और तेजी से आगे बढ़ा। दिनेश जी, आप लेकिन आप क्या कहेंगे कि एमसीएक्स कॉटन वायदा में आपका क्या व्यू है? क्या अभी भी उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से मैं मनोज जी से एकदम सहमत हूँ। बहुत ही बढ़िया ब्रिगेड जो इंटरनेशनल के उन्होंने लेवल्स बताए एकदम सटीक है, बहुत ही परफेक्ट है। 94 के ऊपर बहुत समय के बाद एक क्लोजिंग आई है, मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट हम जिसे कहेंगे। यहाँ से $120 तक भी कॉटन जा सकता है।
इंडिया में 28,000 पार करना बहुत ही मतलब सहज आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन जो स्टॉप लॉस दिया है मनोज जी ने, वो मद्देनजर रखते ही हमें व्यापार करना चाहिए। 25,800 का लेवल वाकई ही बहुत मजबूत है, और लास्ट टाइम भी यहीं से रिवर्स हुआ था, अभी भी यहीं से रिवर्स हुआ है। 400 का जो लेवल उन्होंने बताया वो भी बहुत परफेक्ट है मनोज जी से मैं 100% सहमत हूँ। परफेक्ट कमोडिटी टू बाय। दर्शक अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच एक प्रश्न आया राम स्वरूप जी दुसाद का, जो मनीष जी से उन्होंने पूछा है कि मनीष भाई चने में आपका व्यू क्या रहेगा। मनीष जी। कमल जी, चने की बात करें तो पहली बात तो अभी इसके अंदर मोमेंटम नहीं है। बाजार मतलब एक रेंज के अंदर आ गया और कोई बढ़त वाली बात अभी इसमें नहीं दिख रही है, जब तक आपका सितंबर वायदा 5100 रुपए के ऊपर नहीं जाए। 5100 के ऊपर चलेगा तभी इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम बनेगा, नहीं तो ये इसी तरह खेलता रहेगा। मनोज जी आप क्या कहेंगे चने पर? वही कमल जी, मेरा ये कहना है संक्षेप में कि जिस कमोडिटी के ऊपर सरकार की नज़र हो उस कमोडिटी पे से अपनी नज़र हटा लेनी चाहिए। तो अभी बहुत सारी दूसरी कमोडिटीज़ है ट्रेड करने के लिए और वहाँ अच्छे प्राइस के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए चने को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि एक दायरे में ये कमोडिटी आ गई है और गवर्नमेंट के एक्शंस काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के को मद्देनज़र रखते हुए। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में चने को अवॉइड करना चाहिए और बाकी दूसरी कमोडिटी में ध्यान लगाना चाहिए। जैसा कि मनीष जी ने 2 कमोडिटी बताई है, कॉटन सीड ऑयल केक बताया है, ग्वार सीड बताया है, दिनेश जी ने भी जो कमोडिटी सुझाई है, तो उस हिसाब से और भी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ है जहाँ ट्रेड किया जा सकता है। तो चने पे से अभी शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान हटावे और दूसरी चीज़ों में ध्यान लगावे, तो यहाँ फिर पैसा बन सकता है। चने चने में अगर बने रहेंगे तो हो सकता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड के पैसा ही जो है अगले 2-3 महीने तक भरने पड़ जाएंगे। जी जी। जो वैसे हमने देखा जैसे पिछले 4 साल गंवार बिल्कुल नहीं चला और बहुत सुस्ता, सभी परेशान हो गए। हो सकता कहीं ये स्थिति चने में कुछ समय देखने को न मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी पैनी नजर है। उसने बार बार कहा है 17 तारीख, हमने अभी जो चने की वेबिनार करी इसमें सुनील बलदेवा जी ने भी कहा था 17 तारीख तक सभी व्यापारियों को कंप्लीट जानकारी अपने स्टॉक की पोर्टल पे देना अनिवार्य है, अन्यथा उसके बाद जब गवर्नमेंट कड़ी कार्रवाई शुरू करेगी तो वो उन्हें अधिक मुसीबत में डाल सकता है। दिनेश जी आपने सोया रिफाइन की बात करी है और अमित सुराना जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने पूछा है कि व्यू क्या। हालांकि व्यू आपने 2 बार बताया, एक बार संक्षेप में और एक बार थोड़ा डिटेल में, फिर भी शायद हो सकता है कि उन्होंने लेट अटेंड की वो वेबिनार। तो आप प्लीज अमित सुराना जी के इस सवाल का जवाब दीजिए। अमित जी, पिछले 2 दिनों का अगर मोमेंटम आप देखो तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला है हमें। जो पहले 1355 का लेवल इसे ब्रेक डाउन किया था, वहां से नीचे में करीब करीब ये 40 रुपया नीचे गया, 1315 का लो बनाकर सेम सप्ताह में ये 1415 के आसपास खड़ा हो गया है। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो हमें देखने मिला है, तो मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा बाइंग हुआ है। जो मेरा लेवल है 1393 का लेवल है, लेकिन मैं एक रेंज बढ़ाना इसलिए चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म मुझे बड़ा पोजिशनल टारगेट दिखता है इसमें। 1393 1405 के आसपास इसमें खरीद करें। अपसाइड पोटेंशियल आपको कम से कम इसमें 10% देखने को मिलेगा। जी दिनेश जी, जब ऑयल सीड की बात हो तो लोगों के मन में एक प्रश्न बहुत बड़ा आता है। सोयाबीन की इस समय बुआई चल रही है और दिवाली के बाद में सरसों की बुआई शुरू होगी। दोनों में से अब आज की जो स्थिति है, यानी हम मध्य अगस्त में खड़े हैं बिल्कुल, तो ऐसे में अगर एक ऑयल सीड इसमें से चुनना हो जहां पर ये होगी रिटर्न बेस्ट मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे उसे? कमल जी, सोयाबीन का जो गेम है ये सितंबर तक मोस्टली रहेगा। अगर अक्टूबर नवंबर की बीन आपको 5400-5300 की मिलती है तो उसमें दोबारा निवेश किया जा सकता है। और सरसों में अगर आप अभी निवेश करना चाहते हो तो 7390 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। सरसों की बुआई दिवाली के आसपास होती है, लेकिन फसल इसकी कम से कम फरवरी में आती है। तो अभी हमारे पास एक लंबा अरसा है, लंबा समय है। और जिस हिसाब से मुझे रिफाइंड सोया में तेजी लग रही है, सरसों में कम से कम 42% तेल निकलता है, तो उसमें तेजी की मात्रा बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। 7390 के स्टॉप लॉस मद्देनजर के इसको सिर्फ होल्ड करें। आपको इसमें बदला भी नहीं है, स्प्रेड काफी कम है। और सोयाबीन में तो इनफैक्ट उल्टा बदला है। तो दोनों मुनाफा वाली चीजें हैं, दोनों लेवल के हिसाब से बाय करें। 7450 के आसपास सितंबर सोयाबीन बाय करें और 7800 के आसपास सितंबर आरएमसीड बाय करें।
जी मनोज जी, अगर हम देखें कि सोयाबीन की जो नई क्रॉप है वो सितंबर लास्ट में आएगी, यानी उसे हम ये मान लें कि बिल्कुल सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन मंडियों में, फिर राजस्थान की मंडियों में आने लगेगी सोयाबीन नई। अभी जो सोयाबीन है सितंबर वायदा जो बेंचमार्क है वो काफी ऊंचे प्राइस पर है। अगर मान लीजिए कोई निवेशक अक्टूबर वायदे को में निवेश करना चाहे, क्योंकि जो बाजारों से जो रुझान मिल रहे हैं उसके अनुसार किसान 5,000 रुपए क्विंटल से कम पर सोयाबीन बेचने के मूड में नहीं है। ऐसे में आप क्या राय देंगे कि अक्टूबर वायदा पर अगर कोई फोकस करना चाहे सोयाबीन में तो उसे क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल, अक्टूबर वायदा की जहाँ तक बात है तो मैं भी दिनेश जी के लेवल से सहमत हूँ। 5,300 5,500 के जो रेंजेस है, चाहे वो अक्टूबर वायदा हो या नवंबर वायदा हो, बहुत अच्छे लेवल्स होंगे निवेश के लिहाज से, क्योंकि अगले साल भी सीड की शॉर्टेज ही रहने वाली है। इस बार पाइपलाइन पूरी खाली है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बिल्कुल नहीं के बराबर है, और अब किसानों के मन में भी ये भावना आ गई है कि सस्ते में जो है अपने को सीड बेचना नहीं है। तो कहीं भी किसी भी रूप में जो है मेरा नहीं मानना है कि यहाँ पे सस्ता सीड जो है वो अवेलेबल होगा। और जिस रूप में जो है किसानों ने जो सोइंग के लिए सीड खरीदा है लगभग 9,000 10,000 के भाव पे, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सस्ता सीड जो है वो अराइवल सीजन में भी नहीं मिलेगा। तो 5,300 5,500 की रेंज बहुत अच्छी होगी। ग्लोबल वेदर के कंसर्न्स भी यहाँ पे बने हुए हैं ब्राज़ील अर्जेंटीना के, तो कभी अगर वहाँ पे वेदर डिस्टर्बेंसेस आगे भी कंटिन्यू रहते हैं और ग्लोबल क्रॉप में भी अगर शॉर्टेज आती है तो फिर यहाँ पे जो आने वाले वायदा हैं वो भी फिर उसी लेवल पर जो है आकर के ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ तक खाने के तेलों का सवाल है तो बिल्कुल दिनेश जी का मानना बिल्कुल उचित है, क्योंकि यहाँ पे जो खाने के तेल है उसमें स्टॉक में, ग्लोबल स्टॉक में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अभी MPOB की जो रिपोर्ट आई थी जुलाई महीने की, उसमें भी जो ऑयल के स्टॉक है उसमें 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरा बायोफ्यूल के जो यूजेस है वो भी बढ़ रहे हैं हायर जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते। तो खाने के तेलों की भी यहाँ पे शॉर्टेज रहेगी। तो सीड्स, ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल दोनों ही यहाँ पे अभी भी बाय ऑन डीपी रहेंगे आने वाले समय में। और सोयाबीन सीड जो है वो नई क्रॉप का 5300 से 5500 का रेंज बहुत बेहतर होगा निवेश के लिहाज से। बिल्कुल वहाँ पे लंबी अवधि के लिए बाइंग की जा सकती है। जी कोई भी दर्शक अगर अपने प्रश्न पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। मनीष जी, आपने बात करी गंवार सीड की। अब जो इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स में है गंवार गम, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे कि गंवार गम में कोई नजरिया आपका क्या रहेगा? गम ने भी, कमल जी, कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 7950 7950 के ऊपर का। और जो शॉर्ट टर्म इसके जो टारगेट है वो 8400 से लेके 87 के बीच में बन सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि गम जब तक 7700 रुपए के नीचे नहीं जाए तब तक इसके अंदर मजबूती ही रहेगी। जी मनोज जी, अगर गंवार में पैसा लगाना चाहिए गम पर, अथवा दोनों में निवेश करना चाहिए इस समय? दोनों में कर सकते हैं कमल जी। और अभी तो एक बेहतर प्रोडक्ट जो है NCDEX की तरफ से सोमवार को आ रहा है, ग्वारेक्स। तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ग्वार सीड और ग्वार गम का। दूसरा वो केस सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्जिन भी कंपेरेटिवली जो है कम होगा। तो एक बेहतर प्रोडक्ट यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वार गम के मिक्स्ड का जो है इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। तो बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जिनको ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में पैसा लगाना है तो वो ग्वारेक्स को जो है प्राथमिकता दे सकते हैं। जहां तक ग्वार सीड और ग्वार गम का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। काफी लंबे समय से हम बोल रहे थे कि ग्वार सीड एक बार 4,450 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो फिर यहाँ पे अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। और हमने इनफैक्ट 5,000 के आसपास जो है सितंबर वायदा को आते हुए देखा है। मेरा मानना है कि अभी जो डेरिवेटिव्स है ग्वारगम, वो जो रेशो के कंपैरिजन में बात करें तो ग्वार सीड से काफी डिस्काउंट पे है। तो आने वाले समय में यहाँ पे ग्वारगम में जो है बढ़त ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें हायर साइड पे बनी हुई है, एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो भी इम्प्रूव हो रही है लगातार। तो आने वाले समय में ग्वारगम में हो सकता है कि ग्वार सीड से ज्यादा तेजी बनते हुए दिखे। तो बिल्कुल निवेश के लिहाज से दोनों कमोडिटी बेहतर है। और जिनको दोनों ही कमोडिटी में दाव लगाना है तो वो ग्वारेक्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं। जी दिनेश जी, हल्दी, धनिया और हम जीरे की बात करें तो तीनों मसालों के कॉम्प्लेक्स में कोई वॉल्यूम बहुत कम है, उनमें कोई इतनी बढ़त नहीं आई।
जबकि लोगों की नजर ये रहती कि जब सरकार तेल तिलन और दालों पर नियंत्रण करेगी तो ज्यादातर मूवमेंट गंवार और मसालों पर हो सकता है, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी नहीं आती चीजें। तो मसाला कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो तीनों में से बेटर क्या है कि जिस पर अगला मूवमेंट अच्छा होता दिखाई दे रहा आपको? कमल जी, मैं जैसे मैंने कहा था कि मेरा धनिया नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए एक हॉट फेवरेट कमोडिटी है, जिसमें निवेशकों को अच्छा निवेश मिल सकता है, 1000 रुपए की चाल आ सकती है। वॉल्यूम इसमें पहले नहीं थे। ये हफ्ता का अगर वॉल्यूम देखो, इनफैक्ट अगर आप टर्मरिक का कल का वॉल्यूम देखो तो करीब करीब 7 से 8 हजार टन का वॉल्यूम है, जो कि नॉर्मल इसका वॉल्यूम होता था 2000 टन 2500 टन। तो 4 टाइम्स अगर वॉल्यूम में इजाफा हुआ है और 300 से 400 रुपया अगर बाजार बढ़ा है, तो निश्चित रूप से इसमें फंडामेंटल अंडरटोन बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। तो अगर बेस्ट निवेश कुछ करना चाहते हो तो वो है धनिया और हल्दी। जीरे में हालांकि वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन मोमेंटम और इंडिकेटर्स अभी उतने एक्टिव नहीं हुए हैं। तो जीरे के लिए एक बार अगर 13680 के ऊपर अगर कहीं क्लोज आती है तो आप एक बार उसमें मोमेंटम ले सकते हो, लेकिन फिर भी ज्यादा मुनाफा और कम रिस्क के हिसाब से मुझे लगता है हल्दी और धनिया ज्यादा बेटर है, ज्यादा मुनाफा। जी मनोज जी, हल्दी से काफी उम्मीदें लोगों को, हल्दी ने एक अच्छा मूवमेंट भी बनाया था पिछले दिनों, लेकिन वापस से लुढ़क गई। फिर से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में हल्दी में कुछ अच्छी बढ़त आई है और कल काफी अच्छी बढ़त थी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था। किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं आने वाले दिनों में आपकी राय में हल्दी में? बिल्कुल, यहाँ भी मैं दिनेश जी से सहमत हूँ कि अगर पूरे ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ट्रेड के लिहाज से धनिया और हल्दी ये दोनों ही बेहतर कमोडिटी रहेगी। हल्दी में बहुत अच्छा मोमेंटम जो है हमने कल के सत्र में आते हुए देखा है, और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले समय में। हो सकता है कीमतें फिर एक बार 9000 9200 तक के लेवल्स भी जो है दिखाती हुई नजर आए। तो हल्दी में बिल्कुल यहाँ पे जो है अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वहीं धनिया में भी मेरा मानना है कि 8400 तक के लेवल्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो निवेश के लिहाज से ये दोनों कमोडिटी मसाला कॉम्प्लेक्स में बेहतर लगती है। जी मनीष जी, तीनों मसाले हैं, जीरा हल्दी धनिया, आप किसको चुनना चाहेंगे? कमल जी, अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मैं टीएमसी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कल इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें 7750 रुपए के ऊपर, और किसी भी डिप पे इसको लिया जा सकता है 7700 के स्टॉप लॉस से, और ये 8400 8500 रुपए के करीब आ सकता है। जी मनोज जी, आपसे एक सवाल है, ये अमित सुराना जी का आया है कि क्रूड ऑयल पर आपका क्या व्यू होगा? क्रूड ऑयल पे एक्चुअली यहाँ पे एक रेंज में क्रूड ऑयल फंसता हुआ दिख रहा है। अभी जो यूएस ईआईए की रिपोर्ट आई थी जुलाई महीने की, तो उनके हिसाब से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो 1 मिलियन बैरल से जो है कम रह सकती है, क्योंकि जो एशियन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है वहाँ पे कोरोना के केसेस फिर से एक बार बढ़ते हुए दिखे हैं। चाइना में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। तो मोबिलिटी जैसे जैसे कम होगी, यहाँ पे कच्चे तेल की डिमांड में थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि WTI $70 के ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। लोअर लेवल्स पे यहाँ $65-64 पे अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। हालांकि जो ओपेक की रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल अपोजिट है। ओपेक का कहना है कि 2021 और 22 में कच्चे तेल की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल ये निश्चित है कि चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखे हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक दायरे का ट्रेड यहाँ कच्चे तेल में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में WTI 64 ऑन द लोअर साइड अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। 70 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जो है बिल्कुल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। भारतीय बाजारों में मेरा मानना है कि 4850 से 4900 की रेंजेस में यहाँ सपोर्ट्स रहेंगे। 5250 से 5280 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। तो एक दायरे का ट्रेड रहेगा यहाँ पे, इस रेंज में जो है वो प्ले कर सकते हैं। धन्यवाद मनोज जी। और अब एक अंतिम सवाल है दिनेश जी से। हमने सभी कमोडिटी की चर्चा करी, पर मेटल सभी अछूते हैं। तो मेटल्स में अगर कोई निवेश करने वाली बात हो, या मेटल्स में किस पर आप राय देंगे कि जहां सेफ बेट है, जहां पैसा लगाना सुरक्षित है और अच्छा रिटर्न है? कमल जी, एक
मेरे रडार पर निकल अभी काफी कंटिन्यूस चल रहा है। थोड़ा रिस्की बेट है, थोड़ा रिस्की कमोडिटी है, 1500 रुपए का लॉट है और कोई मिनी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये 1470 से 75 की रेंज में अगर कहीं मिलता है तो लंबे अवधि के लिए इसको खरीद किया जा सकता है। मेटल्स में हर तरफ तेजी है, निकल उसमें अछूता नहीं है। मुझे लगता है 1475 से 80 के रेंज में इसके खरीद करूं। ऊपर में इसमें 1580 1630 तक के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। 1417 का जो रिसेंट इसने लो बनाया था वो दोबारा इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। तो 1417 की स्टॉप लॉस से 1470-75 में निवेश करें। 1630 तक का लक्ष्य आप देख सकते हैं जी। धन्यवाद दिनेश जी। और हमें उम्मीद है कि मोलतोल की ओर से आज हुई इस वेबिनार में काफी कमोडिटी पे चर्चा हुई है। दिनेश जी, मनोज जी और मनीष जी ने अपनी दो फेवरेट कमोडिटी बताई कि जिसपे दांव लगा सकते हैं। उम्मीद है कि अगले वीक इनमें से कई कमोडिटियों में एक बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे और आज की जो पूरी चर्चा हुई वो कहीं ना कहीं बिजनेस में फायदा करेगी। मैं समापन से पहले एक जानकारी दे देना चाहूं कि 17 अगस्त मंगलवार को शाम को 5:30 बजे मोलतोल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कॉटन पर वेबिनार करने जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में भी पोस्ट की है। अगर आप कॉटन की खेती करते हैं, कॉटन के ट्रेड में आपकी रुचि है, कारोबारी है या एक्सपोर्टर है, तो इस वेबिनार को अटेंड करना न भूलें। यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि इंडियन कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गणात्रा और इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट राकेश राठी अपने खास व्यू इस वेबिनार में रखेंगे, जिसका स्पॉन्सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो हम जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे पुराना और बहुत अहम स्थान रखने वाला एक्सचेंज है। मैं मनोज जैन जी, दिनेश सोमानी जी और मनीष राठी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और हम इसका समापन करते हैं। आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।